हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं 11th का एक टॉपिक, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी in properties, okay, in properties of elements तो बेटा इसमें हम बहुत सारी हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं। हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की, हम बात करेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की, हम बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर्स की। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम हेडिंग डालेंगे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज की। तो बेटा क्या होती है एटॉमिक साइज? देखिए, द एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये कोई एटम है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से ये जो आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है, इस आउटर मोस्ट सेल के बीच की इस दूरी को हम R से इंडिकेट करते हैं, और यही R क्या होती है? एटॉमिक रेडियस होती है। तो कह सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या न्यूक्लियस भी बोल सकते हो आप, सेंटर भी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर ऑफ द एटम, और उस एटम के कहाँ की सेंटर? उस एटम के न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, टू द आउटर मोस्ट सेल। किसी एटम के न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? R से रिप्रेजेंट जैसे मैंने किया है, इसी को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब इसी एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करेगी किसी एटम की साइज। तो चाहे आप एटॉमिक साइज हेडिंग डाल देते, या आप एटॉमिक रेडियस हेडिंग डाल देते, या एटॉमिक रेडियाई बोल देते, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एटम इज़ नॉट पॉसिबल। सही बिल्कुल एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन किसी एटम की रेडियस की हम नहीं लगा पाते हैं, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज, क्योंकि इसका साइज 1.2 अप्रॉक्स 1.2 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है किसी एटम का साइज, एंड इट्स नॉन शार्प बाउंड्री, और ना ही इनकी कोई शार्प बाउंड्री होती हैं। फिर भी thus the atomic radius is generally estimated by the knowing the distance between the atom in the combined form. Okay, तो dependent upon the nature of the combining atom, किसी एटम की डिपेंडेंट या डिपेंडिंग of
द नेचर ऑफ द कंबाइनिंग nature of combining atoms atomic radius can be following kinds फॉलोइंग काइंड्स। अब ये कौन कौन से काइंड्स हैं इनकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो एटॉमिक रेडियस की बात करने जा रहे हैं तो ये एटॉमिक रेडियस 3 टाइप्स की है। एक कोवैलेंट, एक होती है बेटा कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस, दूसरी होती है मेटैलिक एटॉमिक रेडियस और तीसरी होती है वैन डर वाल एटॉमिक रेडियाई। कौन सी? वैन डर वाल एटॉमिक रेडियाई। वैन डर वाल एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इन तीनों तरह की एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या होती हैं। देखिए बेटा, जब कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होता है जैसे Cl2, F2, तो उसकी एटॉमिक रेडियाई R निकालने के लिए कौन सी R? रेडियस कोवैलेंट। कोवैलेंट रेडियस को निकालने का एक तरीका होता है इज इक्वल्स टू 1/2। कैसे? ये कोई एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, एक दूसरा एटम यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे पर क्या कर गए? ओवरलैप कर गए कुछ एरिया इनका। तो ये जो ओवरलैप्ड एरिया है, ऐसे दिखा सकते हैं आप डॉटेड करके इसको, ठीक है। और यहाँ से लेकर, ब्लैक से दिखाते हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, इसी को हम कोवैलेंट रेडियाई कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। ओके, तो हम कोवैलेंट रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस ऑफ 2 कोवैलेंट बॉन्डेड एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल्स। अब सेम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन है, ठीक है ना। तो 2 क्लोरीन एटमों के बीच की जो एटॉमिक रेडियाई होती है, तो एटॉमिक रेडियस जो आती है निकलकर, एक्चुअल में ये बीच की दूरी होती है इनकी 1.98 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2, तो 0.99 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो दिस इज द एटॉमिक रेडियाई ऑफ क्लोरीन एटम। इस तरह से हम क्लोरीन एटम की एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग मेटैलिक रेडियस की या क्रिस्टल रेडियस की। तो मेटैलिक रेडियस क्या होती है? इन केस ऑफ द मेटल, मेटल के केस में द एटॉमिक रेडियस इज कॉल्ड द मेटैलिक रेडियस एंड इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द internuclear distance separating the metal cores in the metallic crystal। किसी मेटेलिक क्रिस्टल के लिए हम कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिए, एक ये मेटल का एटम है और एक ये मेटल का एटम है।
ये पास पास रखे होते हैं, बिल्कुल मेटेलिक क्रिस्टल में ऐसा ही तो होता है। तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस आती है, इसी डिस्टेंस को का हाफ, इस डिस्टेंस का जो हाफ ये निकल कर आता है, ये डिस्टेंस जो होती है इसका हाफ, ये क्या कहलाती है, इसका हाफ जो है वो क्या कहलाता है। और हाफ कहाँ से हो जाएगा बेटा, हाफ ये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मेटेलिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी मेटल का रेडियस निकालते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए मेटेलिक रेडियस के बाद हम बात करेंगे को वंडरवॉल्स रेडियस की। ठीक है, तो ये वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, वंडरवॉल रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग वंडरवॉल रेडियाई को। देखिए बेटा, ये जो वंडरवॉल रेडियाई है, ये नोबल गैसेस के केसेस में आपको देखने को मिलती है वंडरवॉल रेडियाई। इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, फिर बताते हैं आपको। वैंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस कैसे, वंडरवॉल रेडियस में क्या होता है, नोबल गैसेस में वंडरवॉल रेडियस पाई जाती है। एक नोबल गैस ये और एक नोबल गैस ये। नोबल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है, आपने पढ़ रखा है। इसलिए इनके एटम बहुत दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से इनकी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, इसे हम क्या कहेंगे, वैंडर वाल रेडियस। ठीक है, तो वंडरवॉल रेडियस किसके लिए होती है, वंडरवॉल रेडियस होती है किसी नोबल गैस के लिए। हम डिफाइन कर सकते हैं 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम। ओके, ये नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स के केस में होती है। तो अगर हम बात करें कि रेडियस की क्या ऑर्डर होती है, तो ये जो वैंडरवॉल रेडियस है, ये सबसे ज़्यादा होती है। इसके वैंडरवॉल रेडियस के बाद आपकी मेटेलिक रेडियस होती है, और मेटेलिक रेडियस के बाद होती है सबसे कम रेडियस किसकी होती है, कोवैलेंट रेडियस। ओके बेटा, तो ये कोवैलेंट रेडियस सबसे कम होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। क्लियर। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे, हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियाई। तो आइए देखते हैं, हम फैक्टर को डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्टेड करते हैं। हेडिंग पड़ेगी फैक्टर affected the atomic radius। तो बेटा कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मैं पहले आपको फैक्टर के नाम बता देता हूं, इसके बाद एक एक करके डिस्क्राइब कर देते हैं। सबसे पहला होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। दूसरा फैक्टर होता है जेफ, या जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके,
तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेफ ये क्या करते हैं, मेनली इफेक्टेड करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, एज द नंबर ऑफ सेल इन एन एटम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इन एटम, किसी एटम में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के साथ एटॉमिक रेडियाई क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर सेल also called, the electron of the inner cell also called the core electron। ध्यान देना, the electrons of the inner cell, आंतरिक शेल के जो the electron of inner cell also called core electron। जो किसी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सील्ड और स्क्रीन, सील्ड और स्क्रीन, स्क्रीन समझते ना, स्क्रीन का मतलब होता है आवरण, ठीक है ना। तो शील्ड और स्क्रीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, sealed or screen the outermost इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर वो क्या चढ़ा लेते हैं, आवरण चढ़ा लेते हैं, है ना। फ्रॉम द अट्रैक्टिव पुल ऑफ द न्यूक्लियस, फ्रॉम द अट्रैक्टिव pull of the nucleus, pull of the nucleus, this effect is therefore called, this effect is therefore called screening effect। इसलिए इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, बात आई समझ में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो किसी एटम की आउटर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये कोर इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, कोर इलेक्ट्रॉन सील्ड आर स्क्रीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर मोस्ट सेल के ऊपर से एक सील्ड या कवरिंग बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि फ्रॉम द अट्रैक्टिव पुल ऑफ द न्यूक्लियस दिस इफेक्ट इज, इसलिए इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओके। तो ग्रेटर द सील्डिंग इफेक्ट लार्ज विल बी द एटॉमिक रेडियाई। सील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ध्यान देना, सील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। पहली चीज़। दूसरा सुनिए, हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हम बताते हैं। ये क्या होता है? नेट न्यूक्लियर अट्रैक्शन। It is the net nuclear attraction towards the valency cell electrons of the valency cell electron, or in other word the actual nuclear charge whose the electrostatic force of attraction being
एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी आउटर मोस्ट सेल है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को इस न्यूक्लियस के थ्रू, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस अपनी ओर क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। और जितनी पावरफुल ये अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ न्यूक्लियस को हम जेफ या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो आप ऐसे ही डिफाइन करिएगा, दिस इज, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नेट न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वैलेंसी सेल, टुवर्ड्स द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स। या फिर ऐसे बोलिए, द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज whose electrostatic force of attraction, whose electrostatic force of attraction is being experienced by the outer electrons या outer cell electrons of the outermost cell। बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस के द्वारा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया जाता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को लोग शार्ट में क्या कहते हैं, जेफ कहते हैं। और जो जेफ होता है, जेफ इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। जेफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। क्लियर? अब सुनिए, एज द नंबर ऑफ सेल, अब जरा सेल, नंबर ऑफ सेल, थर्ड फैक्टर जो हमारा था, क्या था थर्ड फैक्टर, नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल कैसे, जैसे ये आपका हाइड्रोजन है, उसके नीचे क्या होता है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, 1, 3, 11 और 19। तो इसके पास ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाद एक सेल, लेकिन लिथियम के केस में 2 सेल, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। ऐसे सोडियम के केस में ये न्यूक्लियस, पहली सेल, दूसरी सेल और थर्ड सेल, 3 सेल्स होती हैं। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं पोटेशियम के केस में, तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल कितनी हो जाती हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ होता है। तो बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएगी, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की दूरी को हम लोग चूँकि क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस जो है सेल बढ़ने के साथ इंक्रीज करती हुई आपको दिख रही होगी। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसके ऊपर आवरण कवरिंग चढ़ती जाएगी, एटॉमिक साइज क्या करती जाएगी बेटा, डिक्रीज, एटॉमिक साइज क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमारी ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्टेड करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्टेड करते हैं। अब हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियड। ध्यान से देखिए, वेरिएशन ऑफ atomic radius in period। ओके, पीरियड में कैसे वैरी करता है, पीरियड कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू, पीरियोडिक टेबल में पीरियड किधर है, लेफ्ट टू राइट। हम किसी भी पीरियड की बात कर लेते हैं। मान लिया मैंने बात की पीरियड थर्ड की, तो कौन आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर,
फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन और उसके बाद आर्गन। ध्यान से देखिए जरा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कुछ गड़बड़ हुआ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, ओ एक सेकंड बेटा, 8 ही तो होते हैं एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे पास। तो यहाँ पर आएगा उसके बाद यहाँ कौन आएगा, ध्यान से देखिए गा। तो इस तरह से सल्फर, क्लोरीन और आर्गन यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि पीरियड में कैसे, जब आप यहाँ होते हैं तो एटम, ये न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल और ये थर्ड सेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप यहाँ जाते हैं तो सेल का नंबर तो बदलता नहीं है, लेकिन सेल में क्या होता है, उसी सेम सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो एटम लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ करती है। क्यों डिक्रीज़ करती है? क्योंकि जेफ बोलें या न्यूक्लियर चार्ज बोलें, ये क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ, सेम सेल में एंटर करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब सेम सेल में एंटर करते हैं तो जेफ की वैल्यू क्या करती है, बढ़ जाती है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, हम बोले इंक्रीज कर जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी मैंने बताया था, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगता है। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो एटम क्या कर जाता है बेटा, श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या कर जाती है, एटॉमिक साइज छोटी हो जाती है। तो किसी पीरियड में, across a period, when we move from left to right, then atomic radii gradually decreases because effective nuclear charge increase, due to the entering the electron in the same cell, क्योंकि एक ही सेल में, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, फिर हम बात करते हैं वेरिएशन इन द ग्रुप। वेरिएशन इन, यहाँ पर ग्रुप कर दीजिए। तो बेटा ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम। तो जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं, किसी भी ग्रुप को ले लीजिए आप, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन पहला ग्रुप ले लिया, तो ये देखिए हलीना की रब से फरियाद, ये एलिमेंट होते हैं बेटा। एटॉमिक नंबर 1 3 11 19 37 87, ठीक है। लेकिन इन सभी की आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ ये न्यूक्लियस होता है, ये पहली सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ये न्यूक्लियस होता है, दूसरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से
हर बार एक नई सेल चढ़ती जाती है। यहाँ 3 सेल हो जाती हैं, जब और नीचे जाते हैं तो 4 सेल हो जाती हैं, इसमें आते हैं तो यहाँ 5 सेल हो जाती हैं, और नीचे जाते हैं तो कितनी सेल हो जाती हैं, 6 सेल हो जाती हैं, और नीचे जाते हैं तो 7 सेल हो जाती हैं। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 4 5 6 7, ठीक है। इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती हैं, तो किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करने पर एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, आप रीजन बोलेंगे ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल, क्योंकि नई सेल जुड़ती जाती हैं। इस वजह से एटम का साइज नीचे जाने पर, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करता है। क्लियर। कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं डी ब्लॉक के। एमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स द एटॉमिक रेडियाई increases from member of the first series to the corresponding member of the second, but the radius of the members of the second and third series are almost equal। क्या होती हैं, almost equal होती हैं due to lanthanide construction। बाद में बात करेंगे हम कि ये lanthanide construction क्या होता है, ठीक है। तो ये lanthanide construction। और एक चीज़, इसके बाद एक चीज़ और उसमें बचेगी, आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करता हूँ बेटा।